टाइप कर देना, चल गया, ठीक है। आगे देखो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर सिंपल सी बात समझें कि हमने एक बात जानी थी कि बॉडी में हमें कितने टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं, तो पहला नंबर 1 हमने पढ़ा था इपिथेलियल, ठीक है। इपिथेलियल के अलावा हमने नाम देखा था मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, और एक हमने नाम जाना है नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू, जिसमें से आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को मोटा मोटा आप ये समझो, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिव, कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड में क्लासिफाई किया गया, यानी सारे जो भी आपके सामने नाम लिखे हैं ये सब के सब कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जिसमें से ये देखो एरियोलर टिश्यू, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, व्हाइट फाइब्रस, मास्ट सेल, एक एक के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हुए ब्लड को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एरियोलर टिश्यूज स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है एरियोलर स्पेस में। एडिपोज टिश्यू स्किन के अंदर मौजूद ऐसी सेल्स, यानी स्किन में प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, फैट को स्टोर करती है, ठीक है। जो आप खाना खाते हो तो खाना खाने में जो भी आपके बॉडी में फैट के ग्लोब्यूल्स बनते हैं, ठीक है, यानी जो फैट सेल्स होती हैं, यानी फैट के पार्टिकल्स कहाँ जमा हो जाते हैं, एडिपोज में, स्किन के नीचे। जो आप बोलते हो ना चर्बी जिसको बोलते हो, वो चर्बी वो बेसिकली किसकी बनी है, एडिपोज टिश्यू की, ठीक है। यानी ये कहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अगर ये बात बोला जाए कि सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहाँ होता है, तो बेली के पास, ठीक है ना, बेली समझते हो ना, स्टमक पर, स्टमक के ऊपर ये सबसे ज्यादा डिपॉजिट होती है फैट की लेयर, ठीक है। तो एडिपोज का काम हम एक एक बार डीप में पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन ले चल रहे हैं। तो ये क्या करती है, फैट स्टोर करने का काम करती है। टेंडन, लिगामेंट, व्हाइट फाइब्रस, मास्ट सेल्स। टेंडन और लिगामेंट ये बोन टू मसल, मसल टू बोन, बोन टू बोन कनेक्शन मेंटेन करते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का, मसल को बोन से जोड़ने का काम टेंडन और लिगामेंट का होता है, ठीक है। ये फाइब्रस सेल, ये व्हाइट फाइब्रस सेल है, ये फाइबर बनाती है। इनका काम क्या होता है, फाइबर्स को प्रोड्यूस करना। और ये बात में फाइबर्स क्या बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है हड्डियां बनाने में, ठीक है। शरीर में हमारे बॉडी के अंदर जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज आगे चल के फाइबर्स बनाते हैं, और वो फाइबर्स बोन्स बनाती हैं। इसके बारे में डीप में आएंगे, बोन में, कार्टिलेज में, अभी खाली एक जांच के लिए। मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल क्या होती है, ये तब काम करती है जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन आ जाता है। एलर्जी वर्ड सुना है, एलर्जी, ठीक है। एलर्जी के टाइम पे मास्ट सेल क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन। आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूं। जब भी कभी ऐसा होगा कि तुमको किसी प्रकार का किसी भी टाइप का एलर्जी होता है ना, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को किसी केमिकल से एलर्जी है, या किसी भी तरीके का चोट लगता है, इंजरी होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये रिलीज करता है हिस्टामिन। अच्छा, एलर्जी में तुमने देखा होगा कि स्किन के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं। कभी एलर्जी फील किया है या देखा है किसी को होते हुए? देखो होता क्या ना, कभी कभी किसी को दवा नहीं सूट करती, कहते हैं इनको दवा रिएक्शन कर गई है, सुना होगा दवा नहीं सूट कर रही है, तो दवा से एलर्जी है बेसिकली, वो एक तरीके से सूट ना करना। तो ऐसे स्किन के ऊपर ना ऐसे व्हाइट गोल गोल पैच बन जाएंगे, रेड रेड, जिसे लोग पित्ती भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, ये ऐसे निकल आता है, ठीक है। वो एलर्जी का साइन है, वो आपको किसी न किसी से एलर्जी है तभी वो बॉडी पे बन रहा है, वरना नहीं बन रहा। उस केस में क्या होता है, ये जिम्मेदार है मास्ट सेल। होता क्या है कि जैसे ही बॉडी उसके कांटेक्ट में आती है, ये एक केमिकल निकालता है, उसका नाम है हिस्टामिन। मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, ये मान लो बॉडी की त्वचा है, त्वचा के नीचे ही, स्किन के नीचे ही क्या मौजूद है, मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल मौजूद है, और ये मास्ट सेल क्या बना देगी, हिस्टामिन, ठीक है। और इस हिस्टामिन के कारण वो आपको स्किन पे पैचेस दिखाई देते हैं, ठीक है, और यही पैचेस आप बोलते हैं एलर्जी हो गई। हम आएंगे तो समझेंगे हिस्टामिन क्या है, एंटी हिस्टामिन क्या है, एलर्जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, मास्ट सेल के बारे में। अब बोन तो पहचानते ही हो क्या है, बोन के बारे में हम डीप होतेंगे। कार्टिलेज जानते हो, क्योंकि हमें पहले स्टार्ट करना है ब्लड, इसलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए आ रहे हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज वो हड्डी है जो सॉफ्ट रहती है, लाइक नाक पे, नोज पे, ये सॉफ्ट बोन है, ईयर पे सॉफ्ट बोन है, ये सब क्या है, कार्टिलेज से बनी है। जो स्ट्रॉन्ग बोन है, स्ट्रॉन्ग, उसे क्या बोलते हो, बोन्स, जो स्ट्रॉन्ग होती है, मुड़ती नहीं है, इस बोन को आप ऐसे बीच से मोड़ नहीं सकते हो, ये तो जॉइंट्स है जो मुड़ रहे हैं,
खाली बोन्स जॉइंट से घूम सकती हैं, ऐसे बीच से नहीं घूम सकती। ये लाइन समझ पा रहे हो? आप बोन को बीच से नहीं मोड़ सकते क्योंकि वो स्ट्रेचेबल नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर फ्लेक्सिबल होती तो उसे घुमा देता बीच से। बच्चों की बोन फ्लेक्सिबल होती है। छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है ना, उसकी बोन प्रॉपरली बोन की तरह नहीं होती, हमारे से बहुत स्ट्रांग, ठीक है, हमारी इतनी मजबूत नहीं होती, तो कुछ बड़ी मुलायम लगती है। कभी फील किया? ठीक है, वो भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, उसकी हड्डियां मजबूत होती जाएंगी। कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी की बोन बहुत मजबूत होती है, दीवार मार देते हैं, दिखाता है सर, अभी मारो लग जाएगी, ठीक है। किसी किसी हड्डी से मार टूट जाती है, किसी किसी दिखाता है मार बैक पे मारते रहते हैं, कुछ नहीं होता। रीजन इसमें ना ऐसे जालियां बनी रहती है, बोन्स के डेंसिटी होती है, बोन डेंसिटी, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी ऑन नहीं किया है मैंने इसको, अभी चल जाए तो आपको बोन डेंसिटी भी समझा दूंगा कि बोन डेंसिटी का क्या होता है। कि बोन की अपनी एक डेंसिटी होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है। अगर किसी की बोन डेंसिटी कमजोर है ना, तो उसकी हड्डी इतनी कमजोर होगी कि वो बेंच से नीचे गिरेगा तो पैर टूट जाएगा, इतना वीक हो सकता है वो, इतना वीक। अगर स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, तो छत से कूद जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उसको, लाइक स्पाइडरमैन, वो बहुत स्ट्रांग बोन का होगा, ठीक है। ये समझ पाए कि आपकी बोन डेंसिटी जितनी अच्छी होगी, वो टीवी पे ऐड आता है, वो जिसमें एक लेडीज दौड़ती रहती है यहाँ से वहाँ, कैल्शियम खाती रहती है, कहती है हड्डी मजबूत करते रहते हैं ना, बोलती है आपकी बोन डेंसिटी घट रही है, ऐड नहीं आता रहा है, नहीं, बोन का है वो, कैल्शियम का ऐड है, कैल्शियम की गोली वोली, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ कैल्शियम की दवा का ऐड है वो, ठीक है, वो यही कारण। अब आते हैं ब्लड के ऊपर, जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, शुरू करना है, ब्लड। लिख तो लिया ही होगा आपने, ठीक है। हम यहाँ से इस पे आगे बढ़ते हैं। जो हम बॉडी से ऐसे कभी देखा होगा, ऐसे डॉक्टर्स खींच के पिंच करके ब्लड निकालते हैं, सिरिंज से ब्लड देखा होगा, ठीक है। उस ब्लड में बेसिकली मोटा मोटा क्या प्रेजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं ब्लड में 55% क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, ब्लड प्लाज्मा, और 45% क्या होती है, ब्लड सेल्स। मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूं। अगर हम बात करें ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में हम कह सकते हैं मोर देन 90%, रफली 92% वाटर होता है, 92% वाटर होता है, और 90 से 92% बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे 8 to 10%, 8 से 10% हमारा होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा साथ में। और सॉलिड पार्ट्स में बेसिकली क्या होता है, तो ये हम कह सकते हैं हमारी कुछ प्रोटीन्स होती हैं। कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, और भी होती हैं, अभी हम इतना ही नाम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनसे आगे चल के मॉडिफाइड फॉर्म में आपको और क्या मिलेगा, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में 5 टाइप की होती है। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। मैं नाम लिख दे रहा हूँ तुम्हारी जानकारी के लिए, लेकिन वो कोर्स का पार्ट नहीं है। वो क्या है, IgM, IgG, IgA, IgE, IgD। अपने जानकारी लिए कहीं साइड में इसको अलग से लिख लेना, ठीक है, जानकारी लिए। क्योंकि आप खाली इतना जानो एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज के नाम है, एंटीबॉडीज के बारे में थोड़ा सा जरूर जानो। जब कोरोना फैला था, कोरोना, तुमने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, ये वर्ड सुना था, प्लाज्मा थेरेपी का नाम, कि उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है, ठीक है, ये सुना था, नहीं सुना था? बता रहा हूँ। हो क्या रहा था, जब कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो कुछ लोगों को तो कुछ खास सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, सर्दी जुकाम आ रहा था, फीवर आ रहा था, और उनको 10 दिन के लिए हॉस्पिटल ले जाते थे, और बस बिना किसी मेडिसिन के रखते थे, और 10 दिन के बाद छोड़ देते थे, ठीक है। अगर बुखार आ जाता था तो पैरासीटामोल दे देते थे,
कुछ और सर्दी जुकाम हो गया तो सेट्राजिन दे देते थे, तो बेसिक ट्रीटमेंट कर देते थे और बाकी 10 दिन के बाद छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर करता है ना, जैसे मान लो मैं हूं और मेरी बॉडी में कोरोना वायरस बॉडी के अंदर कोरोना वायरस घुसा, तो मेरा शरीर पहचानेगा उस वायरस को और उसको मारने के लिए कुछ एंटीबॉडीज बनाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे? वो कोरोना की एंटीबॉडीज हैं। ये बात समझ। अब वो एंटीबॉडीज कहाँ रहती हैं? प्लाज्मा में, यानी ब्लड प्लाज्मा में, हमारे ब्लड के अंदर 2 पार्ट प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो 55% का प्लाज्मा है उसमें, जिसमें मैक्सिमम पार्ट वाटर का है, उसी के अंदर जो ग्लोबुलिन, उसी में क्या मौजूद होगी? एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी क्या होती? बनती रहती है समय समय पे। किसको? जो सामने वाले इन्फेक्शंस होते हैं उन्हें मारने के लिए। वो चाहे डेंगू ही क्यों ना हो, मलेरिया क्यों ना हो, कोरोना वायरस क्यों ना हो, जीका वायरस, मंकी पॉक्स, जो भी तुमने नाम सुने होंगे, कोई भी अगर हमारी बॉडी में एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी उनको मारने के लिए क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। वो कब अच्छे से बना पाएगी? जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जब आप हेल्दी होंगे, फिट होंगे, मजबूत होंगे, तो आपकी बॉडी में जल्दी एंटीबॉडी बन जाएगी। ये लाइन समझ पाए? अगर आप बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक हैं, अभी बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत उम्र हो चुकी है, तो आपकी बॉडी जल्दी एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी। और अगर जल्दी से जल्दी एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी तो वो कोरोना वायरस या कोई और बीमारी आपको बहुत नुकसान पहुंचा देगी तब तक। ये लाइन समझ में आ गई? ठीक है। तो जो हेल्दी आदमी है, जो ऐसे खाली हॉस्पिटल में गया था, बैठा था, 10 दिन में ठीक होकर चला आया, यानी उसने जल्दी एंटीबॉडी बना ली थी। और एक आदमी जो नहीं बना पा रहा है, हम क्या कर सकते हैं? उसका ब्लड निकालते हैं, ब्लड में से उसकी ब्लड सेल्स उसके में वापस डाल देते हैं और प्लाज्मा लेके अगर उसको हम दे देंगे तो कोरोना की एंटीबॉडी वहां तक पहुंच जाएगी। ये लाइन समझ पा रहे हो आप? ठीक है। तो हम क्या करते हैं? एक डोनर से हम क्या लेते हैं? ब्लड लेते हैं और ब्लड में से प्लाज्मा सेपरेट कर लेते हैं और प्लाज्मा निकाल लेते हैं और ब्लड की जो सेल्स है उसको वापस उसकी बॉडी में डाल दिया जिससे हमने ब्लड लिया था, ताकि उसको हीमोग्लोबिन का लॉस ना हो। ठीक है। और उसको प्लाज्मा लेके हमने किसके में ट्रांसफर कर दिया? उस पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जो अपने से एंटीबॉडी जल्दी से नहीं बना पा रहा है। ये लाइन समझ आ गई? इससे क्या होगा? उसको तुरंत एंटीबॉडी मिल जाएगी और ये हम मान के चलते हैं कि वो एंटीबॉडी जाके उसके अंदर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगी। समझ पाई ये बात? ये कहाँ है? ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा थेरेपी। इसी का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। समझ के बाद प्लाज्मा थेरेपी क्यों अपनाई जाती है? इसी तरीके से कि जो एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है, जो बना पा रहा है, उसको निकाल के उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरीके से आपने वो सुना है एंटी वेनम। अब यहीं पे कहानी है तो ये भी इसी में ऐड कर देते हैं। जो वेनम जानते हो क्या होता है? सांप का जहर। ठीक है। उसे तो हम नॉर्मल जहर को पॉइजन बोलते हैं। अगर आपको नॉर्मल जहर है तो हम पॉइजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वेनम मोस्टली हम सांप के जहर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर जो सांप का पॉइजन निकला उसे हम वेनम कहते हैं। और सांप के जहर को मारने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी वेनम। ठीक है ना? अब क्या हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट, जो हम सांप ने काटा है उस केमिकल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकती है? जवाब है बना तो सकती है, लेकिन उसको समय बहुत लंबा चाहिए और वो समय देता नहीं है। हमारी बॉडी को चाहिए हफ्तों, वो देता है 30 मिनट्स। अगर किसी को सांप ने काटा तो सांप का जहर बोलता है मैं 30 मिनट्स में अगर एंटीबॉडी बना सकते हो तो बना लो, वरना तो अपना काम तो करने वाले हैं। और 30 मिनट्स के अंदर वो अपना काम कर देता है। इसीलिए सांप के जहर से आदमी का बचना नामुमकिन है, बशर्ते कहीं से बनी बनाई एंटीबॉडी तुरंत मिल जाए, जो कहीं से पहले से बन के रखी हुई, तो काम हो जाएगा। ये लाइन समझ पाए ना? अगर कहीं से तुरंत एंटीबॉडी बनी बनाई आ गई तब तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, जो घोड़े होते हैं ना, हॉर्स, उनके बॉडी में सांप के जहर को लेके थोड़ा डेली डालते हैं। उससे क्या होता है कि जब थोड़ा सा डालते हैं ना तो उसकी बॉडी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके इम्यून होती जाती है। किसके अगेंस्ट? उस पॉइजन के अगेंस्ट जो है सांप का पॉइजन। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस पूरी बॉडी में उसके पॉइजन चढ़ा देंगे, इतनी एंटीबॉडी उसके पास पहले से बन के रखी है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सांप को काटे कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओके। सना की बात। तो अब उसके बॉडी से सीरम निकालते हैं, किसके? घोड़े के बॉडी से। और वो सीरम में क्या होगा? उस वेनम को मारने के लिए प्रॉपर सपोर्ट होगा। ठीक है। तो अब क्या है, अगर किसी को काटा है, अगर स्नेक बाइट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहां से लेंगे और 30 मिनट्स, जो 45 मिनट्स का हमारा टाइम है, उसी 45 मिनट्स में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे और उसकी जान बचा लेंगे। अगर ये हम सोचे कि वो इंसान अपने से बना ले, तब तो भूल जाओ, वो जीवन में नहीं बना। जो लॉजिक है ये क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि हमारे प्लाज्मा के अंदर ये क्षमता है। एक बात समझ के देखो, हमारी बॉडी के अंदर वो सब क्वालिटीज हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ी स्लो,
हो सकता है किसी के लिए फास्ट हो। अब कोरोना वायरस समय देता है, अपने आप को असर दिखाने के लिए, हमारे ऊपर हावी होने के लिए टाइम लेता है, हफ्ता 10 दिन, तब तक हमारी बॉडी। और किसी किसी को तो कोविड ऐसा हुआ होगा ना, उसको पता भी नहीं चला होगा उसको हुआ भी था, वो नॉर्मल जिंदगी ऐसे जी रहा है, हाय हेलो करते हुए चला गया, वो ठीक भी हो गया। उसकी बॉडी इस तरीके से, उसकी बॉडी में बहुत फटाफट बन गई एंटीबॉडीज, उसके बॉडी में बहुत स्लोली वर्क कर रहा था और बॉडी से एंटीबॉडीज बन गई, उसको पता ही नहीं चला। सेम डेंगू के केस के साथ भी होता है, कभी कभी किसी किसी को डेंगू इतना इफेक्ट करता है कि ग्लूकोज चढ़वाने की नौबत आ जाती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, आपको नॉर्मल जिंदगी से काम चल जाता है। इवन मुझे खुद हुआ था अभी कुछ महीने पहले, ठीक है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, प्लेट्स घट जाती हैं, हल्की सी वीकनेस ही फील हो रही थी, हाँ, लेकिन वीकनेस बड़े लंबे समय तक चली, पूरा महीना भर मुझे वीकनेस बराबर फील होती रही। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं गिर जाऊंगा या मेरे अंदर उठने की ताकत नहीं है या खाना खाने की ताकत नहीं है, कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ। हाँ, लाइट फूड खा रहा था क्योंकि स्वाद बहुत खराब आ रहा था, मुंह एकदम कड़वा कड़वा फील हो रहा था, कुछ भी खाओ तो खिला नहीं रहा था, पानी बहुत खराब स्वाद आ रहा था, दैट्स इट। बाकी थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था काम। तो किसी किसी को तो मैंने देखा है बहुत सीरियस डेंगू पेशेंट्स हो गए, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे, ठीक है। तो ये था एंटीबॉडीज का कहानी, ब्लड प्लाज्मा, समझ आ गई। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। फाइब्रिनोजन, ये जो हमारे प्रोटीन्स है, फाइब्रिन प्रोटीन्स, ये हमारे ब्लड जब ऐसे कट जाता है तो जब ब्लड बहने लगता है ना, तो बहते ब्लड को रोकने में ये हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। ये बात करते हैं। जरा आते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, आइए ब्लड सेल्स पर डिस्कशन करते हैं। मिटाने वाला कपड़ा यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो हमारी बॉडी में कितनी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, कितने टाइप की, आप बता पाओगे? हाँ, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी मैंने हाल में एक शॉर्ट्स अपलोड किया था कल ही कि प्लेटलेट्स का कम ज़्यादा होना से क्या है, तो मैं उसी से उसको मैंने पूरा नहीं किया था, 60 सेकंड में पूरा बता नहीं पाया था। आप लोगों को बताता हूँ और अभी बताता हूँ। पहले आरबीसी के बारे में कुछ लिख देते हैं, ठीक है। आरबीसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये कहाँ बनती है? ये हमारे बॉडी में ये बनती है बोन मैरो में। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में, ठीक है। अच्छा, जब किसी बच्चे के अंदर बोन बनी ही नहीं है तो कहाँ बनेगी? ये सोचने वाली बात है ना। छोटा बेबी है, बेबी बहुत छोटा है, उसकी बोन के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि बोन मैरो डेवलप नहीं हुई है, तो वो कैसे बनाएगा? तब अगर बच्चा बहुत छोटा है तो कौन बनाता है? लीवर। और लीवर से भी पहले कौन बनाता है? तो बनाता है स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये सब बॉडी का ऑर्गन, मतलब जब किसी की बॉडी में बेबी ग्रो होता है, जब वो बेबी जाइगोट से बढ़ना शुरू होता है, तो हड्डी तो बनी नहीं है ना बॉडी के अंदर, वो छोटा सा है, एम्ब्रियो है, जाइगोट है, एम्ब्रियो है, ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, तो सबसे पहले स्प्लीन ब्लड बना रहा होता है उसके लिए, बच्चे के लिए। जब लीवर धीरे धीरे फंक्शनल हो जाता है तो फिर वो जिम्मेदारी लीवर के पास चली जाती है, ठीक है। अभी बोन बहुत सॉफ्ट है, अंदर बोन मैरो डेवलप नहीं हुआ है। जब बोन मैरो प्रॉपर डेवलप होना शुरू हो जाता है तो लीवर से उठा के उसकी जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है? बोन मैरो के पास। ये बात समझ आ गई? तो जब आदमी बड़ा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। तो आपको हमेशा लिखने को यही आने वाला है कि ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। कोई समस्या? क्यों? बोन मैरो समझते हो क्या होता है? सुना है, देखा नहीं है ना। दिखाता हूँ तुमको बोन मैरो कहाँ होता है। सारी बोन्स के अंदर नहीं होता, थोड़ा बड़ी बोन्स के अंदर होता है। लाइक, ध्यान समझना, ये इस बोन को क्या नाम बोलते हैं? ह्यूमरस, ये हाथ की बोन। रेडियस अल्ना, ये थाई बोन को क्या नाम देते हैं? फीमर। इसको क्या नाम देते हैं? टिबिया फ्यूबुला, ठीक है। ये बोन्स के नाम है, याद रख पाओगे? नहीं याद रख पाओगे, धीरे धीरे आ जाएगा, अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे आने लगेगा। ये बोन्स ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया फ्यूबुला। फीमर, टिबिया, जो पैर की ये बोन है इसमें दो बोन होती है, टिबिया फ्यूबुला और ऊपर की बोन में फीमर। ऐसे ये ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना,
याद रख पाओगे, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना, ठीक है, ये बोन। और यहाँ पे जो गर्डल होती है ना, ये हिस्सा होता है कंधे का, इस हिस्से को हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। यानी पेक्टोरल गर्डल से, ये नाम बहुत कठिन लगते हैं ना हड्डी बड्डी के, स्फिनॉइड, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, बार बार करते करते आने लगता है, बार बार करते 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 आने लगेगा। अभी 9th में आए हो ना, अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर आने में समय लगता है, अभी शुरुआत है, समझो, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, मैच्योर हो जाओगे, ढलने लगोगे धीरे धीरे, ठीक है। तो छोड़ो, सारी हड्डियों के नाम हटाते हैं, मोटा मोटा बात करते हैं। हड्डी के अंदर ना कुछ ऊपर से हार्ड पोर्शन होता है, अंदर जब हड्डी को तोड़ेंगे, मोटी हड्डियों को, तो सॉफ्ट पोर्शन मिलेगा। इधर इजी है, हड्डी ऊपर से हार्ड पोर्शन, अंदर से सॉफ्ट पोर्शन। सॉफ्ट पोर्शन के अंदर जो स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस होता है, आप ये समझो, बोन मैरो के अंदर पहले जो सेल होती है जो ब्लड प्रोड्यूस करेगी आरबी, उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस धीरे से इसमें से बाहर चला जाता है और ये बोन मैरो से निकल के ऐसे बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद ये क्या बन जाती है, आरबीसी, ठीक है। और जिस दिन ये आरबीसी आज बनी है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आरबीसी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। हाँ, क्योंकि जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स, और जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। कोई दिक्कत, इजी है। तो आरबीसी को नॉन न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। तो यहां से जब पहले आरबीसी बनना शुरू करती है तो कैसे होती है, न्यूक्लिएटेड, लेकिन बाद में न्यूक्लियस निकल जाता है और उसके बाद वो सेल बोन मैरो से बाहर आती है विदाउट न्यूक्लियस, और वो जाके धीरे धीरे मैच्योर हो जाती है और ब्लड में बहने लगती है। इस आरबीसी के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, तो इस आरबीसी के अंदर मुख्य रूप से जो मौजूद होता है, मेन पार्ट इसका क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना होता है, एक को कहते हैं हीम और एक को आप कहते हैं ग्लोबिन। एक का नाम है हीम, एक का नाम है ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन, हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को हम कह सकते हैं आयरन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी में कौन बनाता है, राइबोसोम, राइबोसोम फॉर्म्स प्रोटीन, यानी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। क्या हमारी बॉडी आयरन बना सकती है, नहीं, हमें आयरन बाहर से लेना पड़ता है। तो आयरन कहाँ से लेके आओगे, फ्रॉम फूड, ये कहाँ से, ये खाने से तुम लेके आओगे, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जितनी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसके अंदर काफी अच्छा आयरन प्रेजेंट होता है। वेजी लिख दिया है, यानी मीन्स वेजिटेबल, यहाँ वेजी लिख दिया, ठीक है। या आप आयरन यूटेंसिल्स के अंदर खाना बनाइए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मैगी में आयरन होता है, सही है, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। मैगी वाले मतलब बेचने के लिए अब थोड़ा सा आयरन डाल के मैगी बेच रहे हैं। जितना फायदा मैगी के आयरन से होगा ना, उससे तो नुकसान उसके मैदे से होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपको प्लास्टिक नहीं रहता है, लेकिन मैदा आपकी बॉडी के लिए फिट नहीं होता है, ठीक है। आप मैदा किसी भी फॉर्म में खाएं, चाहे समोसे के फॉर्म में खाएं, मैगी, पास्ता, जो भी जानते हैं आप, जिस फॉर्म में भी खाएंगे, वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैदे में फाइबर्स नहीं होते। फाइबर्स नहीं होने से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम होती है। अगर आपके फूड में फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपके पेट का पेट का डाइजेशन है ना, प्रॉपर होगा, पेट साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, फिट रहेगा, ठीक है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए, हो सके तो कभी कभी खा लो, चलेगा, हमेशा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेली सुबह के नाश्ते में मैगी खा रहे हैं तो फिर सही नहीं है। अगर आप वीकली खा रहे हो या मंथ में 1-2 बार खा रहे हो, चल जाएगा, डेली नहीं कि 2 मिनट में बनता है तो पास्ता, मैगी, चाउमीन, क्या मैं तो चाउमीन खाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ। कम से कम अगर आप महीने में 3-4 बार से ज़्यादा मत खाइए, ठीक है। ये अभी आप लोग छोटे हैं तो बैलेंस करेंगे तो सही रहेगा। अगर आप आयरन के बर्तन में खाना बनाते हैं ना, तो भी उसमें से आयरन आपको मिलता है। लोहे की कढ़ाई,
ठीक है, लोहे की कढ़ाई में खाना अब कितने लोग बनाते हैं? मोस्टली बहुत कम। सिल्वर। और एक और चीज़, हमें नॉन स्टिक पैन में खाना कम बनाना चाहिए। अगर आप बहुत सॉफ्ट कुकिंग करते हैं तो आपके लिए वो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। अगर हाई फ्लेम कुकिंग करते हैं ना, डीप फ्राई के लिए यू सही नहीं होता। क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक, क्योंकि नॉन स्टिक पैन्स पे क्या होती है, एक केमिकल की कोटिंग होती है, उसे कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नाम का केमिकल होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, उसमें पानी या ऑयल टिकता नहीं है। किस पे? आप कभी तेल या उस पर डालो तो नॉन स्टिक पे फिसल जाता है, टिकता नहीं है ना। जब बहुत ज़्यादा गर्म करोगे ना, बहुत हीट करोगे, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स आपके खाने में आ जाएंगे, इसके टेफ्लॉन के। इसीलिए ऐसे कोई भी नॉन स्टिक बर्तन जो बहुत ज़्यादा गर्म करके पकाए जाते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ऐसे अब लोग सोचते हैं अरे कितना अच्छा नॉन स्टिक खरीदो, वो ख़राब हो ही जाएगा। वो नहीं होगा। कंडीशंस क्या है, आप उसे कभी रगड़ के धुलिए मत, ठीक है। क्योंकि जब बर्तन क्यों धुलते हैं, क्योंकि उस पर तेल लगा हुआ है, ठीक है। तेल छुड़ाने के लिए उसमें तेल चिपकता ही नहीं, तो उतना तो आप सॉफ्टली पानी से धुल देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, उतना वो गंदा होगा नहीं। दूसरा, कभी भी आप उससे बहुत हाई हीट मत यूज़ कीजिए, ठीक है। बहुत तेज गर्म करेंगे तो भी, अगर दो चीज़ें नहीं करते तो लंबे समय तक चलेगा, दो चीज़ें करेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? और वो दोनों ही केसेस में अगर आपने हाई हीट गर्म किया ना, चलो बर्तन है, खराब होगा फिर आएगा, लेकिन हेल्थ क्या होगा, वो पार्टिकल्स आपके फूड में आ जाते हैं, और वो फूड में आए पार्टिकल्स लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए तो आज के डेट में आप देखने को मिलेगा हर जगह आपको 3 प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन देखने को मिलेगी। डायबिटीज़, ठीक है, हाँ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, और कुछ केसेस में कैंसर की जो कंडीशंस ना बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। बीते 25-30 साल के पहले इतने कैंसर पेशेंट्स नहीं थे जितने आज मिलते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। ये सब कारण है उसके, ये सब। तो मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ, बाकी सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पी ही रहे हैं, तो कुछ कर नहीं सकते ना। फिर अब बता सकते हैं तो मैं एडवाइस, पान खाने से भी होता है, पान खाने से भी होता है, आगे मैं बताऊँ आपको, चाय पीने से भी हो सकता है, कॉफ़ी, हाँ डायबिटीज़ किसी दिन बताएंगे आपको डायबिटीज़। मैं क्लास 10th में पढ़ाया था डाइजेस्टिव में पढ़ाते हैं ना, तो एक लाइन में सुन लो, डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होता, ये बात समझ लो। बस डायबिटीज़ होने के बाद आप मीठा नहीं खा सकते, दूसरी कंडीशन है। डायबिटीज़ तेल मसाला चिकना ऐसी चीज़ें खाने से होता है जिससे आपका पैनक्रियास कमज़ोर हो जाता है, और पैनक्रियास कमज़ोर होने से इंसुलिन कम बनता है, जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ के बाद आप चीनी नहीं खा सकते। हाँ, जब शुगर हो गया तब आप शुगर मत खाइए। अगर चीनी खाने से ही डायबिटीज़ होता तो आज से पुराने ज़माने में लोग बहुत चीनी गुड़ रोटी खा लेते थे, तो तब तो डायबिटीज़ नहीं होता था, क्योंकि तब फूड हेल्दी खाते थे। हमारी तरह फास्ट फूड, डीप फ्राइड और इस तरीके की चीज़ें नहीं कंज्यूम करते थे, ठीक है, जिससे उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़े। मोटा अनाज खाते थे, ठीक है। एक और थोड़ा सा अब यहीं पे कवर किया तो एक छोटा सा को मिथ बता देता हूँ। लोग कहते हैं चावल खाने से वजन बढ़ता है, सुना है? लोग कहते हैं फैट बढ़ता है, चावल खाने से फैट बढ़ता है, और रोटी खाने से फैट नहीं बढ़ता। ये सुना होगा तुमने। पंजाब में सबसे ज़्यादा रोटी खाते हैं क्योंकि मक्का ये सब होता है ना, वहाँ ज़्यादा लोग मोटे मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में चावल बहुत खाते हैं, वहाँ लोग पतले दुबले मिलते हैं। क्यों? सोचना, ठीक है। साउथ इंडिया में मोस्ट फूड क्या है, मोस्टली कंज्यूमेबल फूड नॉनवेज और राइस है। सबसे ज़्यादा नॉनवेज और राइस खाते हैं, सबसे ज़्यादा फिट मिलेंगे तुमको। तुम नॉर्थ इंडिया में आ जाओ, ज़्यादा वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, रोटी साग इन सब पे फोकस करते हैं, फिर भी बॉडी ठीक ठाक दिखती है। पंजाब में जाकर देखो, तुमने देखा ही होगा कितने पंजाबी मोस्टली दिखे। समझ पा रहे हो ना लॉजिक? मिथ है, जस्ट मिथ है। ये खाओगे ये होगा वो होगा, सही से खाओगे सब अच्छा होगा, सीधी बात है। सही से खाओगे सब सही होगा। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं वरना हम भटक जाएंगे अपने टॉपिक से, ठीक है। हीमोग्लोबिन पे आते हैं। फूड के राइबोसोम से लीफी वेजिटेबल्स ये खाएंगे तो अब ये आरबीसी करती क्या है हमारी बॉडी में, थोड़ा सा इस पर हम लाइट डालते हैं। इतनी लाइट में आइए, आरबीसी के अंदर क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन।
और हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, आयरन प्रोटीन। अभी हमने बात की हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन प्रोटीन। और आयरन की खासियत क्या होती है कि आयरन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, ये पता है कि नहीं? हाँ, आयरन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, ये पता है आपको? बंध जाता है, मिक्स हो जाता है, रिएक्शन करता है। हाँ, आयरन सबूत देते हैं, आप जाइए आयरन का कोई भी बर्तन आपके पास है, कोई भी चीज है, उसे पानी लगा के छोड़ दीजिए, सुबह जाएंगे देखिए तो जंग पकड़ लेगा, मूर्छा पकड़ लेगा, होगा ऐसा रेड रेड, जैसे उंगली से लगाएंगे तो वो रेड रेड दिखाई देगा। रीजन, आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। आयरन का फॉर्मूला पता है? हाँ, ये Fe ऐसे लिखते हैं, जैसे ये Fe माने क्या होता है, फेरस, इसका आयरन, ये फॉर्मूला है आयरन का। और ऑक्सीजन का फॉर्मूला O, पता है? और जब ये किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है, Fe2O3, इसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड। ये जो बनाता है इसे कहते हैं Fe2O3, ये है हमारा आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड का कलर तुमने देखा ही होगा कैसा होता है, ऑरेंज रेड में होता है, रेड ऑरेंज के टाइप होता है, जंग मूर्छा ऐसा दिखता है ना, ठीक है। जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो ये क्या बना लेता है, HbO2, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कब आता है, जब हम नाक से हवा खींचते हैं और हमारे लंग्स में एयर जाती है, नाक से एयर कहाँ पहुंचेगी, लंग्स में, और लंग्स में क्या गया है, ऑक्सीजन। तो जब ब्लड हमारे लंग्स तक पहुंचता है ना, तो वो ब्लड का हीमोग्लोबिन क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात समझ आ गई? और उसका कलर कैसा दिखता है, रेड। समझ आ गई बात? इसी रेडनेस की वजह से, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से इसे हम क्या नाम देते हैं, रेड ब्लड सेल्स। समझ आ गई बात? आरबीसी का जो मेन कंपोजिशन है वो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का कलर रेड इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और रेड कलर का ब्लड नॉर्मली बनता है। ये लाइन समझ आ गई? ठीक है, ये रेड। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कहाँ पहुंचता है, सेल्स के पास। ये कहाँ लेके जाएगा, सेल्स में, और सेल्स में ले जाके ऑक्सीजन को डिपॉजिट कर देगा, और सेल रिटर्न में इसको क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब हमारा हीमोग्लोबिन किसी सेल को ऑक्सीजन देता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके भी तो आता है, ये बताया होगा कभी। जैसे ये हमारे से लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके वो जा रहा है आरबीसी, यहाँ की सेल्स को उसने दे दिया, ठीक है। जिस सेल को देगा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव भी करेगा, और रिसीव करके कहाँ लेके आएगा, लंग्स में वापस पहुंचा देगा। तभी तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और खींचते हैं तो ऑक्सीजन। ये सुना होगा, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन ये सेल जहां पहुंचा है ना, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन एंट्री लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। समझ गई बात? ये रिस्पायरेशन की प्रोसेस है। ये इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? हाँ, इसको बता देते हैं। देखो होता क्या है, ये जो आपकी सेल्स है, सेल में ये न्यूक्लियस है, तो सेल के अंदर क्या एंट्री होती है, ऑक्सीजन की, और यहाँ पहले से क्या मौजूद है, आपका फूड। और फूड का मतलब क्या है, ग्लूकोज, C6H12O6, यानी ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो वो सब हो जाता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, मतलब जब ऑक्सीजन आता है सेल के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, फूड के साथ मिलके ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से वापस निकलती है, ठीक है। और वापस निकलने के बाद किसको पकड़ा देती है, हीमोग्लोबिन को। यानी देखो, ऑक्सीजन सेल में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर आती है। तो जब ये हीमोग्लोबिन जाते वक्त HbO2 था, आते वक्त कैसा होगा, HbCO2। जाते वक्त तो HbO2 था, आते वक्त कैसा हो जाएगा, HbCO2। और HbCO2 को हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन एक हाथ ऑक्सीजन, एक हाथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करता रहता है। समझ गई बात? लिख लीजिए, बना लीजिए, थोड़ा सेल बना के अच्छे से। हाँ, ये हमारा बड़ा सेल है क्योंकि जगह चाहिए हमें लिखने के लिए। ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या एंट्री की है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ से क्या, यहाँ पहले से क्या आया था, यहाँ पे ब्लड ने पहले से पहुंचा दिया था
ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज को। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन आपने किताबें पढ़ी होगी 6O2 C6H12O6 और एरो लगा के क्या पढ़ा होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। पढ़ा है ये रिएक्शन? नहीं पढ़ी है? ये रिएक्शन बहुत जगह आपने देखी होगी लेकिन आपने नोटिस नहीं की थी। हाँ, C6H12O6 ये C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज बनाता है। ये देखो होता क्या है, जब भी आप खाना खाते हो तो क्या खाते हो? दाल, चावल, सब्जी, रोटी एक्सेट्रा ये सब खाते हो, ठीक है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में फूड एंटर करता है, कहाँ पहले पहुंचेगा? माउथ में। माउथ से कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में, ठीक है। स्टमक से कहाँ पहुंचेगा? इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद बॉडी से इसको बाहर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो भी आपने खाना खाया है उस खाने से स्टमक से इंटेस्टाइन के बीच में क्या बनाया जाएगा? ग्लूकोज बनाया क्या जाएगा? जो आप खाना खाते हो ना उसमें से ग्लूकोज को निकाल के कहाँ पहुंच जाता है? ब्लड में, और ब्लड से कहाँ पहुंचा देता है? सेल में। ये समझ में आ गई बात? इसीलिए जब कोई पेशेंट खाना नहीं खा पाता तो उसके बॉडी में, आप खाना खा रहे हो तो क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो ताकि खाने से ग्लूकोज बने, ये लाइन समझ आ गई? और वो ग्लूकोज कहाँ पहुंचेगी? ब्लड में, और ब्लड से कहाँ पहुंचेगी? सेल्स के अंदर, ये लाइन समझ आ गई? जो इंसान मुंह से खाना नहीं खा पाता तो हमें पता है ना ये साइंस, तो हम उसके ब्लड में ग्लूकोज डाल देते हैं सीधा, क्योंकि मुंह से खाएगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ जाएगी? ब्लड में। अब ये खाना नहीं खा रहा है तो मैं क्यों ना इसके ब्लड में ही ग्लूकोज डाल दूं? सीधी बात है, प्रोसेस तो है। भूख थोड़ा बहुत लगेगी कि बंद हो जाएगी, उतना लगेगी नहीं। वो अगर भूख लगी रही होती, खा ही रही होता तो ग्लूकोज क्यों डालते हैं? यानी वो नहीं खा पा रहा है तभी तो ग्लूकोज लगा रहे हैं ना। इसलिए जब कोई एडमिट हो रहा है उसकी तबीयत इतनी इस हालत में नहीं कि वो अपने से खाना खा सके, तो ऑप्शन क्या बचता है? ग्लूकोज लगाना पड़ता है। समझ पा गए? तो ये चीज़ें कभी भी हाँ, तो उसको सीधा हमने ग्लूकोज चढ़ा दिया, अब उसके बॉडी में ग्लूकोज पहुंच रहा है। ऐसा ना गई अब, यानी ग्लूकोज सेल में पहुंचेगी और सेल में फिर क्या लेके आएगा? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन लेके आएगा। यानी जब हीमोग्लोबिन और फूड ऑक्सीजन और फूड दोनों मिलेंगे तभी एनर्जी बनेगी। अब मान लेते हैं कि किसी के अंदर कहते हैं ब्लड की कमी हो गई। सुना होगा ना तुमने कि इनके अंदर खून की कमी है। खून की कमी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसके आधे पाइप में कुछ नहीं बह रहा है, पूरा पाइप हमेशा भरा रहता है, ठीक है। एक बॉडी के अंदर कितना खून होता है? 5 to 6 लीटर्स इन मेल, 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल। 4 से 5 लीटर फीमेल के लिए कहा जाता है और 5 से 6 लीटर मेल्स के लिए कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड है। समझ में आ गई बात? जो आपने सुना होगा 1 यूनिट ब्लड, 2 यूनिट ब्लड, ऐसा सुना है? 1 यूनिट ब्लड और 2 यूनिट ब्लड रफली आधा लीटर के बराबर होता है। 500 ml 460 कितना होता है? लगभग 490 ml समथिंग होता है। मतलब ये कह सकते हो एग्जैक्टली 500 ml नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है। 500 ml से थोड़ा सा कम रहता है, उसको हम 1 यूनिट मानते हैं। राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो मोटा आधा लीटर के आसपास, थोड़ा सा कम नहीं तो आधा लीटर खून जो हमारा 1 यूनिट होता है। ये बात समझ पाए? ठीक है। तो वो जो 1 यूनिट ऑफ ऐसा ब्लड है, ये ब्लड की कहानी हो गई। तो हमारी बॉडी में कितना ब्लड है समझ आ गया? अगर मैं कहूं कि किसी की बॉडी में खून की कमी हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं उनका 6 लीटर खून 3 हो गया है, नहीं, लीटर में उतना ही है। क्या है? उनके अंदर नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन जो पहले ज्यादा थे अब वो कम हो गए हैं। तो सलाह क्या दी जाएगी? एक काम कीजिए, आप आयरन की गोली खा लीजिए या आयरन खा लीजिए। जब आप आयरन की गोली या आयरन खाएंगे तो आयरन के नंबर्स बढ़ जाएंगे, और आयरन के नंबर्स बढ़ जाएंगे तो हीमोग्लोबिन जो हमारा राइबोसोम है वो ग्लोबिन तो वो बना के दे ही रहा है। हमारे बॉडी से ग्लोबिन आ गई, बाहर से आयरन आ गया, दोनों को मिला दिया, बन गया हीमोग्लोबिन, आपके अंदर ब्लड ठीक। तो आपने सुना होगा ना कि खून की कमी हो तो आयरन खाओ। कभी सुना हीमोग्लोबिन पी लो? सुना है? नहीं ना। कमी तो हीमोग्लोबिन की हुई थी तो हीमोग्लोबिन ना पी ले? नहीं, आप आयरन खाइए, ग्लोबिन मिलके हीमोग्लोबिन बने जाना है। समझ के बाद इसीलिए खूनी कमी में हमेशा हम किसकी सलाह देते हैं? आयरन की सलाह देते हैं। समझ पाए ये चीज? और अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, समझ रहे हो ना, विटामिन तो पता होगा थोड़ा बहुत, अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी है ना तो आप आयरन खाएंगे भी ना तो भी वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, अगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके आयरन खाने से भी आपकी खून की कमी ठीक
नहीं होगी। तो बॉडी में इसीलिए डॉक्टर्स मल्टीविटामिन्स रिकमेंड करते हैं। ठीक है, नोटिस करना अगर थोड़ा बहुत देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ा सा साइड का चीज़ है, लेकिन फिर भी जब दवाएं लिखते हैं ना तो डॉक्टर्स के साथ मल्टीविटामिन लिख देते हैं कभी कभी, देखा है। ठीक है, तो आदमी क्या सोचता है, क्या फायदा है, विटामिन तो मेरे अंदर बहुत है, ये खा लेता हूँ मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, एक बात समझिए, जो केमिकल्स आपकी बॉडी में घटे हैं ना, विटामिन उनके एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं। है, आप सोचिए मेरे बॉडी में तो है हीमोग्लोबिन कमी दे रहा है विटामिन सी, क्या फायदा इसको खाने से, सब महंगा पड़ रहा है। हाँ, महंगी दवाई लिख दी है कमीशन के लिए। हाँ ठीक है, आप महंगा हो सकता है, मान सकता हूँ, लेकिन आप सस्ता भी ले लीजिए। लेकिन मल्टीविटामिन्स जो होती हैं वो उस आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं ताकि आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। तो इसलिए आपकी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी होती है ना, वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात समझ आ गई बात। ठीक है, आपको ठीक होने में टाइम लगा सकती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी नहीं है तो आप जल्दी हील करोगे, इसीलिए वो लिखी जाती है मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स। ठीक है, एक सस्ती भी आती है, डेक्सामीन करके आती है। ठीक है, और विकोजिंक, ऐसे कई सारी टैबलेट्स मार्केट में आती है। हर बीमारी में खा लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे किसी भी चीज़ में ना हमारे बॉडी में कोई कमी रह गई है, ठीक है, इन्फेक्शन को मारने के टाइम पे भी दे देते हैं, डॉक्टर दे देते हैं। क्योंकि इन्फेक्शन मारने के टाइम पे कुछ हमारी बॉडी में भी लॉस होगा ना, तो उसकी रिपेयर में विटामिन काम कर जाएगा, हेल्प कर जाएगा। जैसे आप सोचो, अरे मुझे तो कुछ कमी नहीं है, मारना है मुझे, मेरे अंदर जो पैथोजन घुसा उसको मारना है, तो मैं क्यों मल्टीविटामिन खाऊं? शायद उस पैथोजन को मारने के टाइम पे हमारे बॉडी को जो लॉस होगा वो मल्टीविटामिन उस टाइम पर रिकवर करने में मुझे हेल्प करेंगे, इसलिए खाने चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने दवा एक्सपायरी डेट के बाद खा ली तो क्या होगा, या बैंडेज होगा, क्या होगा? सवाल तो आउट ऑफ द हो जाता है। अगर आपने बैंडेज एक्सपायरी डेट लगाया है ना तो नुकसान नहीं होगा, फायदा कम होगा। रीजन, उसके अंदर जो इफेक्टिव सब्सटेंसेस केमिकल्स है ना, उसकी अब काम करने की ताकत खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप लगाएंगे तो बहुत असर नहीं होने वाला। उसके अंदर एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है जिसकी अपनी एक लाइफ है, वो अपनी प्रॉपर्टी खो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचा भी सकता है, नहीं भी। तो इसीलिए एक्सपायरी डेट के बाद दवा ना खाए तो बेटर होगा। दूसरी चीज़, एक्सपायरी डेट जो लिखी होती है ना किसी भी दवा की, वो मान के चलिए कि उसके जैसे कोई केमिकल है, मैंने दवा बनाई, अब मुझे पता है, मैंने इस पर रिसर्च किया, मुझे मालूम चला कि तीसरे साल तक आते आते मतलब 3.5 साल में ये धीरे धीरे डिग्रेड करने लगती है। अगर इसकी एफिशिएंसी 100% है तो ये घटी कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आप खाएंगे कोई खास असर नहीं बता रही है, तो मुझे पता है कि इतने दिन के बाद घटने लगती है, तो उससे मैं कुछ 10, 15, 20, 25, 50 दिन पीछे लेके एक डेट लिख दूंगा कि इसको आप इतने दिन तक यूज कीजिएगा। ठीक है, वरना अगर आप एक बात सोचिए, किसी की एक्सपायरी डेट है, आज क्या तारीख है, 16 मई। अब किसी की एक्सपायरी डेट 16 मई है, ठीक है, 16 मई 2023। अब मुझे आज ही खाना है, 15 मई को मान लो 15 मई थी, वो एक्सपायर कर गई, तो क्या 16 मई हो गई, तो कल वो काम करती, आज काम नहीं करेगी? ऐसा होगा? नहीं ना। इतना कैसे उसको पता कि उसका बर्थडे इतना, तो आज वो काम नहीं करेगा, आज करेंगे, बस कल खा ली तो ठीक था, आज तो कोई काम नहीं करेंगे, आज ना खाओ मेरे को, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो वहां से हम मान चलते हैं कि कुछ दिन के बाद उसमें अब धीरे धीरे उनकी केमिकल्स डिग्रेड होंगे और उनकी एफिशिएंसी घटती जाएगी। मोस्टली यही होता है। ठीक है, खाने की जो चीजें होती है उसमें भी नहीं, खाने की चीजों का पॉइंट दूसरा है, वो वहां पे दूसरा अपना कंपोजिशन नया बनाने लगते हैं, वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझना, जो दवा हम खाते हैं ना वो हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर तरीके की केमिकल रिएक्शन में जाके पार्टिसिपेट करेगी, पैथोजन को मारती है तो एक तरीके से मारेगी। आप ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हो तो उसकी असर बहुत घट जाएगी, वो बॉडी में काम नहीं करेगी। हो सकता है बहुत रेयर चांस है कि वो गलत तरीके से बिहेव कर जाए बॉडी के अंदर, बाकी कह सकते हो 80% चांस है कि वो आपकी बॉडी में कम असर करेगी और ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ट्रायल पे आप खाएं, दवा एक्सपायर है कभी मत इस्तेमाल कीजिए। ग्लूकोज से बनती है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स सोडियम क्लोराइड की होती है, वाटर होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ग्लूकोज होता है,
सम काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, उस सबको मिला के वो डॉक्टर्स मेडिकल वाले अपना बना लेते हैं कि बॉडी को सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के अलावा और भी क्या क्या जरूरी चीज़ें चाहिए वो दे देते हैं, वो चढ़ा लेते हैं। पहले यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, आगे बढ़ जाते हैं इसमें, जल्दी से हम इसे कवर करते हैं। तो ग्लूकोज ये बात समझ आ गई। इसमें जो मुझे एक पॉइंट और कवर करना था वो भी तो सुनते चल लेते हैं ना, समझ, क्योंकि इसमें WBC का पार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, WBC का पोर्शन बड़ा है, क्योंकि 4 टाइप के बारे में बात की जाएगी। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन घट गया तो आप सीधी सी बात है ऑक्सीजन को लेके आने वाले घट जाएंगे। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर जा रहा था ना, अगर हीमोग्लोबिन घट जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे वो घट जाएंगे। मान लेते हैं पहले 1000 ऑक्सीजन पर मिनट ट्रांसफर हो रहे थे, अब हीमोग्लोबिन ही घट गया है तो हो सकता है 400 ऑक्सीजन पर मिनट ट्रांसफर हो रहे होंगे। तो अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन घट रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसके अंदर भी घटेंगे आने वाले पर मिनट, वो घटेंगे तो जितनी एनर्जी पर मिनट पहले बन रही थी अब वो भी कम बनेगी। एनर्जी कम बनेगी तो आपको वीकनेस फील होगी, समझ के बाद। तो जिसको हीमोग्लोबिन की कमी रहती है उसको वीकनेस, चक्कर आना, ठीक ठीक ठीक।